एक्सरसाइज 1.3 इसमें ये सवाल है कि आपको अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो उससे पहले जानना जरूरी है कि अप्रमेय संख्या होती क्या है। संख्याओं के सबसे पहले हिस्से क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं और क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, संख्याओं के पहले दो हिस्से होते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं के दो हिस्से बनते हैं, प्रमेय और अप्रमेय। प्रमेय और अप्रमेय। तो प्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अप्रमेय कौन सी होती हैं। ठीक है, परिभाषा है हमारे पास कि प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, a डिवाइड बाय b के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर a और b की जगह पे नाम चेंज किया जा सकता है, p और q लिखा जा सकता है, x और y लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रमेय संख्याएं कैसी होनी चाहिए, p बाई q के रूप में, ऊपर भी एक संख्या नीचे भी एक संख्या। लेकिन ये संख्याएं कैसी होनी चाहिए, तो वो बताना पड़ता है कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक बताए थे कौन कौन से होते हैं, कौन सी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक बताए थे, संधि छेद भी किया था इसका, पूर्ण प्लस में अंक, यानी अंक क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, यानी दशमलव वाला हिस्सा उसमें ना हो, शून्य हो, और चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की। ठीक है, उसके बाद में अब जैसे मान ले लेता हूं कि 2 डिवाइड में क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो क्या ये प्रमेय संख्या है, क्यों नहीं है, क्योंकि अपॉन में 0 है, और अपॉन में 0 बनाएंगे तो क्या बन जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो यानी कि एक कंडीशन और लग गई क्या, कि जो डिवाइड में है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे 2 अपॉन में 4 हो गया, तो ये प्रमेय है ना। लेकिन इसको ना ये एक किसी एक पहाड़े से कट जाती है, कॉमन आता है ना इनमें, तो 1 अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया। अब और तो ये नहीं कटता ना किसी से, तो फाइनल आंसर तो ये कहलाएगा, प्रमेय संख्या ये कहलाएगी। ठीक है, इसको आप 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा, इसको आप 3 से गुना करोगे तो 3 और 6 आ जाएगा, 4 से गुना करोगे तो 4 और 8 आ जाएगा। उनको काटने के बाद जो बचता है वो प्रमेय संख्या फाइनल आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो अप्रमेय कौन सी होंगी, प्रमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अप्रमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एक बार सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वर्गमूल 5 अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है, लेकिन अप्रमेय संख्या तो मुझे, अप्रमेय संख्या होती कौन सी है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 का मान निकालते हैं तो कितना आता है, 1.414, और इसको आगे निकालते जाओगे ना, ये चलता ही जाएगा, कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल आएगा नहीं। ठीक है, और जैसे 1 का वर्गमूल करते हैं, 1 का वर्गमूल तो कितना आता है, 1, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, तो इनका तो पूरा वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो ये तो प्रमेय संख्याएं हैं, ये कौन सी हैं, और जिनका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा वो सारी की सारी क्या होंगी, अप्रमेय। तो ये हमें पता तो लग गया कि वर्गमूल 5 क्या है, अप्रमेय संख्या है, लेकिन करना क्या है, सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध करके दिखाओ कि वर्गमूल 5 अप्रमेय संख्या है। तो या तो वर्गमूल 5 निकालने बैठो यहाँ पे और ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, दशमलव हजार स्थान तक निकाल दोगे तो भी इसका उत्तर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि जो आपने पूछा है ना वो हमसे गलत पूछा है, हम इसे उल्टा मान के चलेंगे। तो हम इसे अप्रमेय ना मान के चलेंगे, क्या चलेंगे, क्योंकि संख्याओं के दो ही हिस्से होते हैं, प्रमेय या फिर, इसको मैं क्या मान के चलूंगा, प्रमेय, और आखिर में जाके अगर मैं गलत हुआ तो फिर ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। आगे समझ में क्या, तो हल क्या लिखना है कि माना वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है। तो अगर प्रमेय संख्या है तो फिर वर्गमूल 5 को क्या लिखा जा सकता है, p बाई q लिख लो, चाहे a बाई b लिख लो, कुछ भी। ठीक है, a और b हैं क्या, वो बताने पड़ेंगे उसे। a और b क्या है बताओ, a और b क्या हैं,
पूर्णांक हैं और क्या है, और क्या क्या कंडीशन है, डिवाइड में जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, तो लिखना पड़ेगा कि b 0 नहीं होना चाहिए, तो बराबर के ऊपर काटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आखिर में क्या बताया था, जब मैंने 2/4 लिखा था तो उनको कैंसिल कर दिया था ना, तो वो कैंसिल होने के बाद में जो फाइनल आंसर आया 1/2 आया था, तो वो किसी और टेबल से नहीं कटता ना अब, तो ये नाम लिखना है क्या कि a और b सह अभाज्य है। ठीक है, ये नाम इकट्ठा आएगा तो नाम इकट्ठा लिख सकते हो, a और b क्या है, सह अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, नहीं वो तो सम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती। ठीक है, सिर्फ खुद से तो सभी होते हैं और 1 से सभी हो जाते हैं, इसके अलावा अगर और किसी से भाग नहीं होती तो वो अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य क्या होती है, जो और किसी संख्या से भाग हो जाए, जैसे 4 है तो 4 भाग होता है ना, तो वो भाज्य है। 2 है, 2 भाग होता है क्या किसी से, तो वो क्या है, अभाज्य है। 3 किसी से होता है क्या, तो वो क्या होगा, अभाज्य होगा। लेकिन सह अभाज्य जो नाम लिया गया है वो 2 संख्याओं की आपस में तुलना है ना, ये 2 संख्याओं के साथ में है, सह का मतलब साथ में। तो जैसे मैंने 2 डिवाइड में कितना लिखा, 5, ये ऊपर वाली संख्या क्या है, अभाज्य, नीचे वाली क्या है, अभाज्य। ऊपर लिखा मैंने 4, नीचे लिखा 9, ये ऊपर वाली क्या है, ये नीचे वाली क्या है, ये भी भाग होती है ना, लेकिन ये दोनों आपस में सह अभाज्य है। दोनों अगर आपस में तुलना करें इनकी, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो किसी एक पाड़े से ना कटती हो, है ना। तो एक पाड़े से कटने का मतलब क्या है, इसके गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुना 2, नीचे वाले के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 गुना 3। तो इनका कोई साझा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्यों, साझा होगा तो उससे वो दोनों कटेंगी, है ना। जैसे अगर 5 होता और 10 होता तो 5 के गुणनखंड क्या होते, 5 गुना में 1, और 10 के गुणनखंड क्या होते, 5 गुना में 2, तो साझा गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इनमें कुछ क्या कॉमन आ रहा है, किससे डिवाइड हो रहे हैं, किसी से भी नहीं हो रही ना ये। तो आपको सिर्फ ऊपर और नीचे भाज्य है या अभाज्य है वैसे मतलब नहीं है, आप उन दोनों का कंपैरिजन देखना है कि दोनों किसी एक टेबल से भाग होते हैं या नहीं होते। आगे समझ में गया ये, जैसे सहभाज्य, हाँ क्यों, क्योंकि ये ना किसी एक पाड़े से कटती हैं। एक पाड़े से कटने का मतलब क्या हो गया, इसके जब गुणन खड़े करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, और इसके 2 गुना में कितना 18, 18 को क्या लिखेंगे 2 गुना में कितना 9, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना में 3। ठीक है, तो क्या आ गया, इनका गुणनखंड क्या आ गया, साझा आ गया। आ गया समझ में क्या। अब मैं ए और बी को क्या मान के चला हूं, सह अभाज्य, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ना तो ए और बी किसी एक पाड़े से भाग नहीं होंगे। ठीक है, यानी इनका साझा गुणनखंड नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में क्या, सह अभाज्य। अब स्टार्ट करते हैं, इसको आर पार गुना करवा दो, तो वर्गमूल 5 गुना में कितना b बराबर में कितना a। ठीक है, वर्गमूल 5 को क्या माना, a बाई बी। a बाई बी क्यों माना था, क्योंकि हमने क्या मानी थी, प्रमेय मानी थी। प्रमेय संख्या क्या होती है, a बाई बी के रूप में होती हैं, b 0 नहीं होना चाहिए और a और b क्या होने चाहिए, सह अभाज्य। आर पार गुना करवा दिया। अब लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 b का स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर। वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है a स्क्वायर, इज इक्वल टू में कितना है,
आ गया समझ में क्या? ये था a बाई बी था, सिर्फ आर पार गुना की है, इतना आ गया। इतने के बाद में क्या करना है, दोनों और क्या करना है, वर्ग करना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, 5b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इधर देखो, अब 49 है, 49 के टुकड़े क्या होते हैं, 7 गुना में कितना, 7। तो क्या 49 इन टुकड़ों से भाग होता है, जो गुणनखंड किए हैं उनसे 49 भाग होता है या नहीं होता? होता है ना, कि 49 किससे भाग होता है, 7 से भाग होता है। जो गुणनखंड बनेगा उससे क्या होगा, ये भाग होगा ही होगा। 49 का वर्गमूल, 49 को क्या लिखा जा सकता है, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 किससे भाग होता है, जो उसके गुणनखंड हुए उनसे भाग होता है। तो ए स्क्वायर, ये किसकी जगह पे यूज हो रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है। तो ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, जो गुणनखंड आपने बनाए हैं उससे डिवाइड होता है। तो ए स्क्वायर अगर ये है तो ए कितना आएगा, अगर ए स्क्वायर 49 है तो ए कितना है, 7। ए कितना है, तो 7। ए कितना आया, 7। क्या 7 भी 7 से भाग होगा, 7 भी 7 से भाग होगा। ये नियम मैं यहां पर लगा रहा हूं। क्या, ए स्क्वायर के गुणनखंड क्या बने हैं, 5 और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, 5 गुना में बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर संख्या 5 से भाग हो रही है, होती है, होगी, सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी लाइन है कि ए स्क्वायर संख्या 5 से भाग होती है। प्रमेय अनुसार क्या लिखना है, ये जो हमने यहां पर करके देखा ना कि 49 भाग होता है 7 से, इसलिए 7 भी भाग होगा 7 से। ये ना एक नियम है, प्रमेय है, ये थ्योरम दी हुई है आपको मैथ के अंदर। ठीक है, उसका यूज कर रहा हूं, तो उसका सिर्फ मैंने नाम लिखा है क्या, प्रमेय अनुसार। कि एक थ्योरम पढ़ी हमने, प्रमेय पढ़ा, उसके हिसाब से क्या होगा, अगर ए स्क्वायर 5 से भाग होता है तो फिर 5 नहीं, ए भी, ए स्क्वायर अगर 7 से भाग होता है तो ए भी 7 से भाग होगा। यहां पर क्या है, ए स्क्वायर अगर 5 से भाग होता है तो फिर ए भी क्या हो जाएगा, ए भी 5 से भाग होगा, है ना। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 5 से भाग होती है तो उसे 5 गुना में कुछ लिखा जा सकता है। जैसे 15 है, 15 5 से भाग होता है ना, तो उसको 5 गुना में 3 लिखा जा सकता है। 50 है, वो 5 से भाग होता है ना, तो उसे 5 गुना में 10 लिखा जा सकता है। अब अपना कौन, ए 5 से भाग हो रहा है ना, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में कुछ लिख सकते हैं। उस कुछ का नाम क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, 5 गुना में क्या लिख दिया, सी। सी कोई भी एक संख्या हो सकती है। ठीक है, आगे समझ में क्या, ये यहाँ तक समझ में आया क्या? इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करना है यहाँ तक जितना आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे सवाल हो गया पूरा। ये क्या किया था, अप्रमेय सिद्ध करना था, मान के उल्टा चला हूँ क्या, प्रमेय। तो प्रमेय को क्या लिखा, वर्गमूल 5 बराबर क्या होता है, फिर प्रमेय तो क्या होती है, ए डिवाइड बाई बी के रूप में होगी, जहाँ पर जो डिवाइड में है वो क्या नहीं होना चाहिए, और ए और बी क्या होने चाहिए। ठीक, फिर हमने क्या किया, आर पार गुना कर दिया, तो ए बराबर कितना आ गया, वर्गमूल 5 बी। दोनों और क्या करना है, इधर भी वर्ग हो गया, इधर भी वर्ग हो गया, तो ए का वर्ग तो क्या आ गया, ए स्क्वायर। वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5। बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आया, 5 गुना में समथिंग आया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर किससे भाग होता है, 5 से भाग होता है, क्योंकि ए स्क्वायर के गुणनखंड क्या बने हैं, 5 बना है ना। तो ए स्क्वायर संख्या 5 से भाग होती है। प्रमेय अनुसार संख्या ए भी 5 से भाग होगी। अगर 5 से भाग होगा तो फिर ए को लिखा जा सकता है 5 गुना में समथिंग, है ना। वो तो फिर ए को क्या लिख दिया, 5 गुना में सी लिख दिया। ठीक है, सी जहाँ पर क्या है, एक पूर्ण संख्या है। सी क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। आगे समझ में क्या, ठीक है। अब ये जो ए बराबर 5c आया है, ये जो आपने आर पार गुना किया था, इसको समीकरण 1 का नाम दे दो।
जो आपने आर पार गुणा किया था ना उसको समीकरण 1 का नाम दे दो। तो जो अभी आपने ए का मान निकाला है वो मैं समीकरण 1 में रखूँगा। ठीक है, क्या कहेंगे? ए का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना था? वर्गमूल 5b, वर्गमूल 5b बराबर ए था। ए की वैल्यू कितनी निकाली अभी? 5c। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5c। ठीक है, यही काम सारे का सारा दोबारा करना है, यही काम दोबारा करना है। तो क्या लिखूंगा? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 5b का भी वर्ग हो जाएगा और 5c का भी क्या हो जाएगा? वर्ग। वर्गमूल 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 5। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर गुना में 5 है, उधर चला जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 डिवाइड में कितना? 5c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर कितना आया? 5 गुना में कितना आया? c स्क्वायर। b स्क्वायर क्या आया? 5 गुना में आया। ठीक है, तो इसका मतलब b स्क्वायर किससे भाग होता है? 5 से भाग होता है। b स्क्वायर लिखो नीचे लाइन। इसलिए b स्क्वायर संख्या 5 से भाग होती है और प्रमेय अनुसार प्रमेय अनुसार b भी संख्या 5 से भाग होगी, होगा जो भी। ठीक है, तो b किससे भाग होगा? 5 से भाग होगा। तो फिर b को क्या लिखा जा सकता है? 5 गुना में समथिंग। अब a b c तो नाम पहले आ चुके हैं, अब नाम क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? बस यहीं पर सवाल खत्म हो गया। ठीक है, पहले आपने a इजिकल टू कितना निकाला था? ए का मान कितना निकाला था? 5 गुना में c, और उसके दम पे आपने कहा था कि a क्या होता है जी? 5 से भाग होता है, यही है ना? और अब मैंने क्या कह रहा हूं कि b बराबर कितना है? 5 गुना में d। इसका मतलब b भी किससे भाग होता है? और जबकि आपने a और b माने क्या थे? और सहभाज्य क्या होते हैं? जो किसी एक संख्या से भाग ना हो। लेकिन आपने a को भी 5 से भाग करवा दिया और b को भी 5 से भाग करवा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जो आप मान के चले थे वो आपने गलत माना था, और आप क्या मान के चले थे? प्रमेय मान के चले थे। क्या मान के चले थे? आखिर में जाके कह देंगे जी हमारी गलती होगी, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो लिखना है आगे a और b दोनों 5 से भाग होते हैं। भाग होते हैं का नाम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या होते हैं? विभाज्य है। ठीक है, a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना सही थी या गलत थी? गलत थी। इस प्रकार वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है।